नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज मुद्दे की बात में हम करेंगे सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, और यहां पर डेंगू के डंक को पैर पसारते देख स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो करीब 200 केस अब तक डेंगू के आ चुके हैं, जबकि रायपुर में एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे और सवाल यह कि छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है मौसमी बीमारियों का कहर। सवाल यह भी कि मौसमी बीमारियों को लेकर के होमवर्क की कमी है क्या, और डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है। हालात बिगड़ने के बाद ही आखिर जिम्मेदार क्यों जागते हैं। प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी क्या अलर्ट रहने की जरूरत है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ ही हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में डेंगू का डंक तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रायपुर में तो डेंगू से पहली मौत भी दर्ज हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में डेंगू के करीब 200 केस मिल चुके हैं। इनमें ज्यादातर डेंगू के मरीज शहरी क्षेत्रों के हैं। 20% मरीज शहर के आसपास गांव के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग से 92 और रायगढ़ से 37 केस मिले हैं। बस्तर से 17, बीजापुर से 18 और रायपुर से 4 केस आए हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में डेंगू का डंक लोगों को बीमार कर रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन लार्वा जांच और फॉगिंग के दावे तो कर रहा है, लेकिन डेंगू के बढ़ते आंकड़े दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो मौसमी बीमारियों की स्थिति जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, और खास तौर पर डेंगू और मलेरिया जो है वो जानलेवा जब साबित होता है तो इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी या फिर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसके अलावा हम बात करेंगे आम लोगों की भी। समझेंगे कि आखिर उन्हें क्या करने की जरूरत है और कब यह समझना होगा कि सिचुएशन अलार्मिंग हो चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर के जायसवाल, जो कि रिटायर्ड सीएमएचओ हैं और एक्स प्रेसिडेंट है आईएमए के। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आराधना कंडे जी, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जायसवाल, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं। देखिए, हमको तो ये मालूम है कि स्वास्थ्य विभाग को और क्या करना चाहिए, कहां कहां पर छिड़काव होने चाहिए, पहले से क्या इंतजाम करने चाहिए, लेकिन आम लोगों की जब बात करते हैं तो उनको जागरूक करना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम जब आज चर्चा करेंगे तो लोगों को अवेयर करने की बात हम ज्यादा करेंगे। तो अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपसे यह समझना चाहूंगा कि लोगों को पता कैसे चले कि ये सिचुएशन अलार्मिंग है, ये कोई सामान्य बुखार नहीं है बल्कि डेंगू है और इस पर अलर्ट रहना चाहिए। ये डेंगू के विषय में जो आपने प्रश्न किया है, ये एक जनता को जागरूक करने के लिए एक बहुत ही अहम मैं जानकारी देना चाहता हूं कि डेंगू जो है वो तो एक तो मच्छरों के काटने से होता है, और एडिज इजिप्टाई जो मच्छर है उसके काटने से डेंगू होता है। और खासकर डेंगू के लिए जो घर में साफ सफाई के साथ साथ जो कूलर में जो पानी है और भी जो स्थिर पानी है, जैसे मान लीजिए मटके में है या कुछ टायर फटे पुराने रहते हैं उसमें पानी इकट्ठा रहता है, इन सब चीजों से पहली चीज तो ठहरे हुए पानी को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। पानी ठहरा ना रहे घर में, किसी भी तरीके से साफ सफाई का पूरी व्यवस्था रहे। डेंगू के मच्छर जो है, एडीज जो है, वो अक्सर दिन में काटते हैं और दिन में ही इनके काटने की तासीर होती है। तो हमें डेंगू से बचाव के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो पूरी बाही का मतलब कपड़ा पहने, मतलब अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो कपड़ों से ढका रहे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का बुखार आता है जो कि 4-5 दिन 6 दिन से लगातार आ रहा है, गले में खराश है, हाथ पांव में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार जो है तेजी 104-103 डिग्री है, तो हमें इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। अपने चिकित्सक के पास जाकर इसकी सलाह लेनी चाहिए और डेंगू की जांच करवानी चाहिए कि जो बुखार है वो डेंगू तो नहीं है, या डेंगू नहीं है तो कोई दूसरा वायरल फीवर तो नहीं है। ये सबसे अहम बात है
कि हम किसी भी ये सीजन या मौसमी बीमारी में जो बुखार आ रहे हैं उसको लापरवाही में ना लेके इसका तुरंत चिकित्सक से सलाह लेके इसकी जांच करानी चाहिए। और अगर मान लीजिए डेंगू है तो डेंगू से संबंधित जो भी दवाई हमारे चिकित्सक सलाह देते हैं उस दवाई को नियमित रूप से उसका मतलब उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कैसे बचना चाहिए और कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं, इस पर तो आपने बात बताई, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व निदेशक हैं दिल्ली एम्स के। मिश्रा सर, आपका भी बहुत स्वागत है और मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि आखिर डेंगू या मलेरिया जो है हो कैसे सकता है। जब हम बात कर रहे हैं इस पर तो आमतौर पर तो हर दूसरे दिन या फिर अक्सर ही लोगों को फीवर हो जाता है। आम बुखार है या ये डेंगू या मलेरिया हो सकता है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं? क्योंकि लोगों को अगर हम जागरूक कर सकें तो सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा इससे निपट पाना। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न रखा है कि इस मौसम में जो हम कहते हैं जून से लेके सितंबर, अक्टूबर और बल्कि नवंबर तक, जब तक ठंड नहीं पड़ने लगती है, मच्छरों का प्रकोप रहता है और बरसात में अधिक रहता है। तो इसमें सारे जो वायरल रोग हैं और उनके साथ मलेरिया भी है, टाइफाइड का भी चलन होता है। इस बरसात के मौसम में पानी अगर दूषित है उसको पी लिया, हेपेटाइटिस भी होने की संभावना रहती है जो कंटेमिनेटेड पानी से जो शरीर में फैलता है। और लगभग सभी जो जिस बुखार है जिनको हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, जब तक पता न लगे भाई क्या है ये बुखार का कारण क्या है, तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में कि हम लोग सभी विकल्पों को सामने रखते हैं और फिर उसकी उसी प्रकार से जांच होती है। एक वायरल पैनल लगता है, उसमें डेंगू का पता लग सकता है, उसमें कोविड का पता लग सकता है और उसमें कोई और वायरस है इन्फ्लुएंजा का, उसका भी पता लग जाता है। इसके अलावा जो पेरिफेरल ब्लड से जो हम खून की जांच करते हैं उसमें बाकी हीमोग्लोबिन, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट ये तो हो ही जाता है। साथ में मलेरियल पैरासाइट के लिए एक अलग से स्लाइड बनानी पड़ती है और उसमें मलेरियल पैरासाइट दिख जाता है। जब भी मलेरिया का बुखार होगा तो वो दिख जाएगा, वो उसको निश्चित कर देता है कि ये मलेरिया की वजह से होता, क्योंकि लक्षण लगभग सबके समान है। सर, मैं इसीलिए समझना भी चाह रहा था क्योंकि देखिए होता क्या है, आमतौर पर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि डेंगू या मलेरिया हो सकता है और हम वहां पर सजग होते नहीं और फिर 4-5 दिन बाद स्थिति बिगड़ जाती है। तो अगर इनिशियल स्टेज में हम घर पे ही जो आपने उपाय बताए वो तो ठीक है, लेकिन घर पे ही आम लोग अपने घर में कैसे समझ पाए कि ये बुखार, मलेरिया, ये डेंगू हो सकता है? कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं क्या? मलेरिया में देखिए बहुत पहले ये होता था भाई एक दिन छोड़ एक दिन आता है ये, इसका बहुत तेजी सर्दी लगती है बहुत कस के, क्योंकि जब पैरासाइट ब्लड में जाता है तो एकदम से राइगर होता है, शरीर कपकपाता है। बट लेकिन वो राइगर वायरल फीवर में भी हो सकता है, लेकिन मलेरिया में ज्यादा होता है। ठीक है। और सिर में दर्द, बदन में दर्द, बैकएक, ये वायरल फीवर का प्रीडोमिनेंट सिम्टम है, मुख्य लक्षण होते हैं ये। और जैसे हम लोगों ने कोविड में इतनी चर्चा की कि किसी को पेट में दर्द हो सकता है, किसी को पतले दस्त लग सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, मलेरिया में गैस्ट्रोएंटेराइटिस उतनी नहीं होगी। और इसके अलावा सिर में दर्द तो हो सकता है उसमें भी। और फिर मलेरिया का बुखार एकदम से नीचे भी आ जाता है पसीना देके। वायरल बुखार कई बार कई दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाता है, तो ये भी एक देखना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोग इस बात का विशेष चिंता न करें कि क्या कारण है, उनको जो घर पे रह के क्या कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई मच्छर से होता है तो मच्छर से बचना है आपको, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पंखा चलाएं, गर्मी है आजकल तो पंखा चलाएंगे तो मच्छर कम काटेगा। और पानी का जमाव न होने दें घर के आसपास, चाहे आपके बगीचे में, गमले में या कूलर में, क्योंकि कूलर का प्रयोग बहुत होता है भारत में। इसके अलावा बुखार आने पे लोग क्या कर सकते हैं, एक तो पैरासिटामोल जो बुखार कम करने की दवा है, सबसे अच्छी है और सबसे सुरक्षित है, उसका प्रयोग कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। अगर बुखार बहुत तेज हो रहा है
और यदि बुखार 103, 104, 105 हो रहा है बच्चे को, बुजुर्ग को या किसी वयस्क को भी, तो उसकी कोल्ड स्पंजिंग हाइड्रोथेरेपी जिसे हम कहते हैं उस करके पंखे के नीचे बुखार को नीचे लाना है। जो नुकसान होता है हमारे दिमाग को भी हो सकता है, बाकी बिल्कुल। और सर मुझे लगता है कि एक ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर 102, 103 का बुखार हो रहा है और एक दिन से ज्यादा का हो गया, तो मुझे लगता है फौरन आप इसे सामान्य बुखार से हट करके फौरन आप टेस्ट में चले जाइए कि ये मलेरिया या डेंगू तो नहीं है, टेस्ट करवा लीजिए। बिल्कुल, वो है ना? टेस्ट तो अगर करा सकते हैं तो जरूर करा लीजिए। लेकिन वायरल के साथ ये कि वायरल तो स्वतः ठीक हो जाएगा। कोई कारण हो, चाहे कोविड हो, इन्फ्लुएंजा हो, कोई और कारण भी हो। जो दूसरी बात मैं कह रहा था, जो मैं अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, H, होम केयर, जिसमें पानी की मात्रा, तरल पदार्थ आपके शरीर में पूर्ण रूप से होने चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और हाइड्रोथेरेपी जिसको कोल्ड स्पंजिंग, और होम केयर। और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं कि अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, ठीक है, उसको बहुत आवश्यक है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। हमारे साथ अनुराधा पांडे जी भी हैं। डॉक्टर अनुराधा, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप क्योंकि आयुर्वेद आचार्य हैं, घर में रेमेडीज क्या अपनाई जा सकती हैं? लोग ऐसे तेज बुखार से या डेंगू या फिर मलेरिया हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि शक भी अगर हो रहा है कि ये डेंगू या मलेरिया हो सकता है, तो घर में क्या उपाय कर सकते हैं? खाने पीने को लेकर के भी डॉक्टर एमसी मिश्रा ने कहा कि हम खाना पीना अच्छा रख सकते हैं, तो वो क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए? खाना पीना क्या होना चाहिए? जी, नमस्कार सर, सभी दर्शकों को और साथी चिकित्सकों को मेरा नमस्कार। और सर, मैं ये पहले इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि आप बार बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पहले तो हमको लक्षणों को पहचानना है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक माइल्ड डेंगू फीवर होता है, और उसके बाद दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, और तीसरा जो है वो अपना डेंगू शॉक सिंड्रोम वाला होता है। तो माइल्ड फीवर जो रहेगा उसको हमको ऐसे पहचानना है कि इसमें फीवर जो रहेगा वो 103 डिग्री तक पहुंच जाता है, और इसमें सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड हेडेक होता है। जो हेडेक हम डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कैल्पॉल या क्रोसिन देते हैं, उसके बाद भी नहीं ठीक होता है, और आंखों के पीछे जो गड्ढे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो उससे सामान्य रूप से हमको ये समझना चाहिए कि मे बी ये डेंगू हो सकता है। और इसके लिए यदि हम टेस्ट के लिए जाएंगे तो सिंपल एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, CBC। इसमें सर जो WBC का काउंट है टोटल, वो बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल मात्रा 4000 से 11000 होती है, वो 4000 से मात्रा 2000, 1500 ऐसी आ जाती है। और प्लेटलेट का काउंट यदि हम CBC कराते जाए तो बहुत सडन फॉल होता है। जैसे 2.5 लाख है पहले दिन, दूसरे दिन हमने टेस्ट कराया तो 1.5 हो जाएगा, तीसरे दिन कराया तो 80,000। तो इसको देख करके हमको प्रिकॉशनरी पेशेंट को तुरंत जो है वो ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब जो हेमरेजिक फीवर है, उस हेमरेजिक फीवर में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के नाक से भी खून आ जाता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड कम हो जाता है, और सडन आपका BP फॉल होता है। इतना BP फॉल होता है कि कई बार रिकॉर्ड नहीं होता है। तो पेशेंट को हमको हॉस्पिटलाइज करना है। उस समय उसको उल्टियां होती है, दस्त होता है, वो हमको समझना चाहिए कि ये हेमरेजिक की तरफ जा रहा है। तीसरा, यदि सडन जो है वो हमारा शॉक की स्थिति में, तो सडन पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो उस स्थिति में पेशेंट के लिए गंभीर स्थिति निर्मित होती है और वहां पर वो असाध्य स्थिति में पहुंच जाता है। अब आपने ये पूछा कि इसमें खान पान क्या करना चाहिए। तो किसी भी ज्वर की स्थिति हो, यदि हम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं और यूं भी हमारा आहार विहार जो है बहुत लघु और सुपाच्य आहार होना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी ज्वर जो है वो पेट और पोषण की स्थिति जो है वो खराब होने से उत्पन्न होता है। तो वहां पर हमको लघु सुपाच्य आहार में जैसे मूंग की दाल है, उसका यूज बना करके पीना चाहिए। मतलब 1 कटोरी यदि दाल ले रहे तो 14 गुना 16 गुना उसमें जल डाल दें और उसको खुले बर्तन में पकाएं, और उसके बाद उस दाल को मधानी से मथ लें, उसको पिए। उसमें 4 ग्राम का चूर्ण, इडली का चूर्ण डाल दें, ये पिए। उबले जल का पानी पीना है, जिसमें हमको जल को पूरा आधा उबाल देना है, ठीक है, उसको आरोग्य कहते हैं, उसको पीना चाहिए। उससे जो है आप रिहाइड्रेट रहेंगे और आपको बीमारी से आउटकम होने में काफी लाभ मिलेगा। ठीक है। और डॉक्टर जायसवाल, आपने मच्छर के प्रकार के बारे में बताया और बताया कि एडीज इजिप्ट जो मच्छर है उससे डेंगू होता है। मैं पढ़ रहा था, देखा कि पूरे विश्व में 3600 तरह के मच्छर होते हैं, प्रजातियां 3600 हैं। तो हम
आप कैसे पहचान सकते हैं? एक तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात हो गई है कि मच्छरों पर काबू कैसे पाया जाए, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम देखते हैं मच्छरों का आतंक कम नहीं होता है। लेकिन एडीज मच्छर कैसे पहचाने? एडीज मच्छर की जो पहचान है बहुत ही आसान है। एक तो पहली बात यह है कि ये दिन में काटते हैं और इनके पैरों में सफेद रंग की धारियां रहती हैं। साथ ही साथ इसके जो वक्ष स्थल है, जो ऊपरी हिस्से में, वहां पर एक वीणा के आकार बना रहता है और पेट के हिस्से में उसमें धारियां, सफेद रंग की धारियां रहती हैं। ये इसकी बड़ी आसान पहचान है, जो दूसरे मच्छरों से एक अलग ही इसका जो दिखने का जो वो है, वो एक अलग ही लुकिंग रहती है उसकी। ये एडीज की सबसे बड़ी पहचान है। और क्या ये साइज में भी बड़ा होता है? ये अक्सर दिन में ही काटते हैं। ठीक है। साइज तो करीब करीब सभी की सामान ही होती है। बाकी ठीक है। इसकी बिल्कुल एनसी मिश्रा सर, आप सफेद धारियों से इसको पहचाना जा सकता है कि एडीज इजिप्टी है। ठीक है। मिश्रा सर, एक स्थिति ये भी है कि हम पहले देखते थे कि अगर हम थोड़ी अगरबत्ती जला ले या फिर कॉयल जला ले या ऑल आउट जला ले तो मच्छर भाग जाते थे। आज की स्थिति क्या ऐसी हो गई है कि उनके अंदर भी कुछ इम्यून डेवलप हो गया है, वक्त के साथ बदल गए, क्योंकि उन पर काबू पाना, उन्हें भगा पाना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है? हाँ नहीं, ये बात तो आपकी सच है कि जो भी इंसेक्टिसाइड और जो डीडीटी वगैरह पहले बहुत छिड़काव होता था डीडी का, अभी भी फॉगिंग करते हैं वो जो हर लोकेलिटी में आप देखिए फॉगिंग होती है, उसमें जो भी वो केमिकल यूज करते हैं तो उससे फर्क तो पड़ता है थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो मच्छर हैं वो भी कई बार उनसे उनको रेजिस्टेंस हो जाता है और उतना रिस्पांस जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। जो कॉइल वगैरह से उतना मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फॉगिंग से जरूर थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर बरसात है, इतने पेड़ पौधे हो रहे हैं, पानी का भी जमावड़ा हो रहा है, तो उसमें मच्छर तो पनपेंगे ही। मैं थोड़ा सा इस विषय में और कहना चाहूंगा, जैसे मैडम ने कहा, लोगों को इससे परेशान नहीं होना है। जो ठीक है, सीवियर डेंगू होता है वो बहुत कम लोगों को होता है, और उसमें अगर आप हाइड्रेशन अपना ठीक रख रहे हैं, घर पे तरल पदार्थ ले रहे हैं और आसानी से जो ले सकते हैं, बहुत उसके लिए बहुत उसको कॉम्प्लिकेट। सर बिल्कुल ठीक, अच्छी सार्थक चर्चा करने की हमने कोशिश की और माफी के साथ रोक रहा हूं, बातचीत और करना चाह रहा था लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सावधानी बरतनी जरूरी है और सरकारी स्तर पर और महकमों के स्तर पर भी जो प्रयास होते हैं उसमें और